बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस फ़ॉर ऑल चैनल की जानब से अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है FIR। आपने इस हवाले से बसा औक़ात सुना होगा कि बाज़ लोग इसको FIR कहते हैं और बाज़ लोग इसको पर्चा भी कहते हैं। आज हम इस पर बहस करेंगे और गुफ्तगू करेंगे कि FIR क्या होती है, इसका इंदराज कैसे होता है, इसका इंदराज कौन करता है, इसका इंदराज किस कानून के तहत होता है, और अगर पुलिस FIR ना करे तो उस सूरत में हमारे पास कौन कौन से रास्ते होते हैं कि हम अपनी FIR का इंदराज करवा सकें। लेकिन इससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि FIR होती क्या है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहा जाता है, जो किसी भी इंसिडेंट के हवाले से या किसी भी वक़ूआ के हवाले से पुलिस के पास पुलिस को स्टेशन हाउस ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाता है। ये किस कानून के तहत होती है, हम इस पर भी बात करते हैं। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत पुलिस के पास दर्ज करवाई जाती है, और सेक्शन 154 में ये दर्ज है, ये मौजूद है कि जब भी किसी स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास ऐसी इत्तला उस तक पहुँचे तो वो बॉन्ड है कि वो इसको एक मखसूस किताब जो थाने में मौजूद होती है उसमें दर्ज करेगा, और इत्तला देने वाले शख्स को वो पढ़ कर सुनाएगा कि वो इत्तला जो जिन अल्फाज में उसने बताई है उसी तरह दर्ज की गई है। और उसके अलावा ये इत्तला तहरीरी तौर पर भी दी जा सकती है और ज़बानी भी दी जा सकती है। स्टेशन हाउस ऑफिसर अपनी मौजूदगी में इस तरह की इत्तला उस किताब में दर्ज करवाएगा। जिस किताब में ये FIR दर्ज की जाती है वो क्या है, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले FIR जो होती है वो ऐसे जराइम के बारे में होती है जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हों, जिनमें पुलिस कॉग्निजेंस ले सकती हो। ऐसे जराइम जो ज़मीमा नंबर 2 में दर्ज हैं मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी में, उसके तहत ये जराइम के तहत जो जराइम है उसमें FIR होती है। हम बात कर रहे थे कि FIR में क्या क्या होता है। इसमें सबसे ऊपर टॉप में लिखा होता है इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट निस्बत जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस ज़ेर दफ़ा 154। अब इसमें उसके बाद क्या होता है, जो इल्लत नंबर होती है, FIR नंबर होता है, यानी हर साल उस बुक के नंबर शुरू होते हैं, नंबर 1 से शुरू होते हैं, और उसमें इल्लत नंबर लिखा होता है कि 1/21, 2/21, 3/21, ये इसका इल्लत नंबर होगा। उसके बाद ये जिस थाने में FIR दर्ज करवाई जाती है उसका नाम होता है कि ये किस थाने में पुलिस कौन सा थाना है जिसमें दर्ज करवाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस वक्त किसी सिटी में मौजूद हैं तो उसका सिटी थाना भी होता है, उसका सदर थाना भी होता है, उसके दीगर और थाना जात भी होते हैं जो मुख्तलिफ अपनी हदूद को डील करते हैं। हर थाने की अपनी अपनी हदूद होती है, तो ये थाने का नाम होता है कि ये किस वक्त। फिर उसके बाद ये होता है कि ये वक़ूआ जो इंसिडेंट जिसके बारे में इत्तला दी जा रही है। सबसे पहले ये भी देख लें कि ये जो इंसिडेंट है, जो वक़ूआ है, ये इसकी इत्तला वो शख्स भी दे सकता है जो इसमें मुतासर हुआ है, और वो शख्स भी दे सकता है जिसने अपनी आंखों से ये वक़ूआ देखा है, वो भी थाने में जाके ये इत्तला दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये जो मुल्ज़म है जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है वो जाके ये इत्तला दे, चूँकि हर कोई भी शख्स को किसी भी तौर पे ये पाबंद नहीं किया जा सकता कानून की नज़र में कि वो अपने बारे में कोई इत्तला दे जिससे वो मुल्ज़म या मुजरम ठहराता हो। उसके बाद इसमें तारीख़ वक्त वक़ूआ जो लिखा होता है कि ये इंसिडेंट किस वक्त पेश आया है। फिर उसके बाद तारीख़ वक्त रिपोर्ट कि इंसिडेंट में और जो थाने में रिपोर्ट पेश की गई है इसमें कितना वक्त है, कितना ताख़ीर हुई है, या थाने पहुंचने में जो वक्त लगा है वो कितना है। तारीख़ वक्त रिपोर्ट होता है जो इसका खाना नंबर 1 है, उसमें ये दर्ज होता है। नंबर 2 जो है उसमें नाम और एड्रेस
और जिसने ये इत्तला दी हो या जो कोई मुस्तगीस मुकदमा हो जिसने ये कंप्लेंट दर्ज करवाई हो, उसका नाम और उसका एड्रेस मुकम्मल लिखा जाता है। और अगली जो चीज़ है वो है नंबर 3 जो खाना, उसमें लिखा जाता है कि मुख्तसर कैफियत जराइम कौन कौन से हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा कत्ल हुआ है तो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत जो जुर्म लगता है वो उसमें होगा। अगर कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है तो 337 में जो जुर्म जिसमें फ़ाल करता है तो वो उसमें लगाया जाएगा। इसी तरह दीगर जो जराइम है मंशियात के हवाले से हम आइंदा आने वाले वक्त में जो जराइम के ऊपर बात करेंगे, आज वो हमारा वो मौजू नहीं है। जो नंबर नेक्स्ट चीज़ है वो जाए वक़ूआ जो है जिधर ये इंसिडेंट पेश आया है उसका थाने से कितने वक्फे पे है वो और थाने से किस जानब पे है, शमाल की जानब है, मशरक़ है, मगरब है, वो इसमें लिखा होता है। और इसमें उसके बाद ये लिखा होता है कि अगर कार्रवाई करने में कोई ताख़ीर हुई है किसी भी हवाले से, किसी भी वजह से, तो उस ताख़ीर की वजह भी इस FIR में लिखी जाती है। FIR के इंदराज करवाते हुए चंद चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। आप जब FIR का इंदराज करवाने जाएं तो आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि आप मुख्तसरन जो वक़ूआ है, जो हालात और वाक़यात हैं वो पेश करें, और जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो लोग मुल्ज़म हैं, वो लोग जो हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो लोग कौन हैं, उनकी नाम, वल्दियत और उनकी सुकूनत अगर आपके इल्म में है तो आप क्लियर कट लिखें। और फिर उनके पास जो जो हथियार थे और जिन लोगों से उनको मेंशन करें कि किसके हाथ में क्या चीज़ थी और उसने क्या एक्ट किया, उसको मेंशन करें ताकि आपकी FIR जो है मौसर हो सके। उसके अलावा आप ये करें कि FIR के इंदराज में अगर आपको उनके नाम और सुकूनत नहीं पता तो आप उनका हुलिया और इजहार ऐसे लिखवाएं, उनकी फेस जो आपने देखा और उनका जो आपने पूरी बॉडी देखी वो इस तरह दिखाएं कि और बताएं कि पढ़ने वाला ये उनका हुलिया और इजहार अपने जहन में कम से कम उसकी शक्ल वो बना सके। और इस तरह जो आपने वाक़यात देखे उनको मुख्तसरन बताएं, और फिर उधर जो गवाह मौजूद थे जिनके सामने ये वाक़या पेश आया और जिन लोगों ने उधर आनत की उस मामले में, उस इंसिडेंट में, उसका नाम ज़रूर लिखवाएं और गवाह का नाम ज़रूर लिखवाएं। और दौराने इंसिडेंट कोई उन्होंने असलहा इस्तेमाल किया है, कोई डंडा इस्तेमाल किया है, कोई पिस्टल इस्तेमाल किया है, तो उसकी अगर आपको कोई किस्म मौजूद है कि डंडा था तो लोहे का था, लकड़ी का था, इसी तरह अगर पिस्टल थी तो वो कौन सी थी, फिर उससे फायर कैसे किए, किस पर किए, तो ये चीज़ें अगर आपके इल्म में हों तो ये भी ज़रूर लिखवाएं। इसके बाद आखिर में जो है आपका सिग्नेचर होता है FIR के ऊपर। अब ये जो FIR जिसकी मैंने आपको तफसील बताई, ये दफ़ा 154 के तहत जो है मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की ये SHO के पास दर्ज होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है और देखने में भी ये आता है कि बहुत सारे लोग FIR के इंदराज के लिए बहुत सारे दर पदर होना पड़ता उनको, और कभी कभार पुलिस FIR का इंदराज करने से इनकारी हो जाती है। तो फिर आपके पास कौन सी ऐसी जगह मौजूद है आप जाके जहाँ से दाद रसी हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो उस हवाले से बहुत सारी जगह मौजूद हैं, बहुत सारे कानून में रास्ते मौजूद हैं जो आप इख्तियार कर सकते हैं। हम उन रास्तों के हवाले से भी बात करेंगे, वो कौन कौन से रास्ते हैं जिन पर बात की जिनको इख्तियार किया जा सकता है। उसमें सबसे पहला रास्ता जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चूँकि ये कानून है इसमें हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन जो मैं आपको अपने नुक्ता नज़र के हिसाब से सजेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 22A सेक्शन 22A बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार है कि अगर उसके पास कोई ऐसी इत्तला आए तो वो पुलिस से तबसरा मंगवाए बग़ैर, तो पुलिस से पूछे बग़ैर भी FIR का इंदराज कर सकता है, और वो पटिशन जो है जो उसके पास आई हो उसके ऊपर FIR के दर्ज करने का स्टेशन हाउस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है। जस्टिस ऑफ पीस क्या होता है? जस्टिस ऑफ पीस वो होता है जिसको किसी इलाकाई हदूद के अंदर इख्तियार दिया होता है मुनसफ़ अमन का, कि उसने उस इलाके के अंदर अमन को बरकरार रखना है, उस हवाले से जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार होता है। इसके अलावा
अगर पुलिस ने किसी वक्त 22A के तहत कार्रवाई कर ली, लेकिन दौरान इन्वेस्टिगेशन चूँकि पुलिस ये चाह रही होती है कि वो जिसकी FIR नहीं करना चाह रही होती, तो जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर दे देता है कि FIR करें, तो फिर वो ये करती है दौरान इन्वेस्टिगेशन कोशिश करती है कि इस पर्चे को खारिज कर दिया जाए और जो मुल्ज़मान हैं उनको सेक्शन 169 के तहत बरी कर दिया जाए। तो अगर पुलिस ये देखें कि मुल्ज़मान के साथ किसी भी सूरत रियायत कर रही है, तो आप फिर भी 22A के तहत उसकी सब सेक्शन के तहत जो है आप दरख्वास्त दे सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी ऑफिसर से, किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन भी चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के पास भी इख्तियारात हैं FIR के हवाले से। पहला जो इख्तियार है मजिस्ट्रेट के पास इस हवाले से वो है दफ़ा एक, तो इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट जो थी वो ये थी कि काबिल दस्तंदाजी जराइम जो हैं उनके हवाले से तो दफ़ा 154 के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जो नाकाबिल दस्तंदाजी जराइम पुलिस हैं जिनमें पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती, और तो उसमें वो इस्तग़ासा बना के, वो एक मखसूस किताब है जो नाकाबिल दस्तंदाजी जराइम के हवाले से है, वो ज़ेर दफ़ा 155 उसमें भी इंदराज करेगी और इस्तग़ासा बना के मजिस्ट्रेट को भेजेगी, मजिस्ट्रेट जिसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करेगा। अब दूसरी जो चीज़ है वो है 156, उसमें मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है और सेक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट भी कॉग्निजेंस ले सकता है अगर किसी मरहले पर पुलिस ने FIR, SHO ने FIR का इंदराज नहीं किया। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट के पास आप कार्रवाई नहीं करते, आप उसको जाकर एप्लीकेशन नहीं देते, तो उसके अलावा आप मजिस्ट्रेट के पास किसी भी काबिल दस्तंदाजी जुर्म पुलिस के हवाले से डायरेक्ट सेक्शन 200 के तहत इस्तग़ासा कर सकते हैं। उस पर मजिस्ट्रेट आपका बयान, हल्फिया बयान कलम बंद करेगा और उसके ऊपर भी वो कार्रवाई शुरू कर लेगा। अगर वो मुनासिब समझे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी पुलिस को वो मामला रेफ़र कर सकता है। इस तरह अगर कोई भी इंसिडेंट है उसके हवाले से दफ़ा 154 के तहत पुलिस के पास, 22A के तहत जस्टिस ऑफ पीस के पास और 156 के तहत मजिस्ट्रेट और 190 और 200 के तहत आप मजिस्ट्रेट के पास इस्तग़ासा कर सकते हैं। ये दफ़ात जो है आपको रास्ता देती हैं। इसके अलावा 551 एक ऐसी सेक्शन है जो किसी बाला अफसर को, SHO से ऊपर के अफसर को ये इख्तियार देती है कि उसके इलाकाई हदूद के अंदर वही इख्तियार जो SHO को हासिल है वो उसके बाला अफसर को भी हासिल है। अगर किसी वक्त में स्टेशन हाउस ऑफिसर आपकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं करता, तो आप उसके बाला अफसर के पास जो सुपरिटेंडेंट पुलिस हो सकता है, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस हो सकता है, आप उसके पास जो उसी इलाकाई हदूद में मुतय्यन किया गया है उसके पास जाके आप कह सकते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन है, हाँ इसके ऊपर स्टेशन हाउस ऑफिसर ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो बाला अफसर को भी दफ़ा 551 के तहत अख्तियार हासिल है कि वो भी FIR के इंदराज करने का या ख़ुद से FIR दर्ज कर सकता है। अब बात आती है कि अगर पुलिस जो है, पुलिस के ज़िम्मेदार जो हैं SHO है या दीगर ऑफिशियल जो हैं किसी वक्त बददियानती का मुर्तकिब होता है या रिश्वत लेकर किसी दूसरी पार्टी से या पेशा वराना गफलत और लापरवाही का मुर्तकिब होता है और आपकी FIR का इंदराज नहीं करता या किसी भी हवाले से आपको नुकसान पहुंचाता है, तो फिर आपके पास कौन से रास्ते हैं कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। तो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 161 से लेके 171 बाब नंबर 9 इसी को डील करता है, जो सरकारी मुलाजमीन की निस्बत है। अगर वो रिश्वत लेते हैं, कोई और एक्ट करते हैं, तो इसके तहत पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकती है और उनके ख़िलाफ़ भी FIR और एंटी करप्शन एक्ट के तहत भी पुलिस अफसरान या दीगर सरकारी मुलाजमीन जो बदचलनी का मुर्तकिब होते हैं, रिश्वत का मुर्तकिब होते हैं या कोई और मिसकंडक्ट का मुर्तकिब होते हैं, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को सही से अंजाम नहीं देते, तो उनके ख़िलाफ़ भी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 161 से 171 तक वो सेक्शन है, उनके तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा मजमूआ क़वायद पुलिस के तहत भी अगर कोई पुलिस वाला रिश्वत का मुर्तकिब होता है,
पेशा वाराना जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ उसको अदा नहीं करता, तो फिर उसका चैप्टर 16 जो पनिशमेंट सज़ाओं को डिस्कस करता है और उसकी सब सेक्शन 40 और सब सेक्शन 24 इसी को डील करती है कि ऐसे पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जा सकती है, और अगर वो ऐसी उसकी लापरवाही या किसी वक्त भी उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो साबित आ जाते हैं, तो उसको उसका जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, सुपरिटेंडेंट पुलिस है या इंक्वायरी ऑफिसर है, वो चार्जेस के तहत उसको महकमाना जमीयत से ख़ारिज भी कर सकता है और उसको कोई और सज़ा भी दे सकता है। तो ये आपके पास रास्ते मौजूद हैं जिनके ऊपर आप ये रास्ते इख्तियार करके आप अपनी FIR का इंदराज भी कर सकते हैं, और आपके साथ होने वाली अगर कोई ज़्यादती है और आपकी FIR अगर दर्ज नहीं करवाई जाती नहीं की जाती, तो आप फिर भी पुलिस अफिसरान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू था वो अपने अख्तिताम को पहुंचा। आप सारे लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।